हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल सरकारी नौकरी पर। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड सरकार के द्वारा पुलिस की भर्तियों पर, पुलिस की जो भी भर्तियां निकाली गई हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और साथ ही में ऑल ओवर इंडिया जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उन सब के बारे में डेली बेसिस पर जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियां आती हैं, उनके बारे में डेली बेसिस पर जानकारी दी जाएगी। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले उत्तराखंड ने पुलिस की पोस्ट पर जो ये भर्तियां निकाली हैं, काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2000 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जो कि एक अच्छा नंबर माना जाता है। और सबसे पहले इसमें ये बता दूं कि इसमें लेडीज अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ये टोटली मेल बेस्ड वैकेंसी है, यानी कि इसमें पुरुष लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इन्होंने ये पूरी अच्छी तरीके से बता दिया है कि इसमें इन्होंने 1600 जो भर्तियां हैं, 1600 जो इनके पद हैं, वो उन पुरुषों के लिए हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी कि जो थाना पुलिस जो होता है उस लेवल पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए 1600 पद हैं। और 400 पद उनके लिए हैं जो कि आर्म फोर्सेस यानी कि पीएससी, यानी कि जो आर्म फोर्सेस जिनके हाथ में हथियार होते हैं, वो वाली जो पुलिस होती है, वो 400 पद उनके रहेंगे। तो 1600 पद उनके होंगे जो थाने में रहते हैं, और जो 400 पद हैं वो पीएससी यानी कि आईआरबी वालों के हैं। तो टोटल मिलाकर 2000 पद हैं। और अगर मैं इनकी डिटेल में बात करूं, तो इसमें देखिए इन्होंने डिटेल में दे रखा है कि अनाथ के लिए इन्होंने 15 पद निकाले हैं, इसमें 80 है। मतलब इन्होंने अलग अलग जातियों में आपके कैसे इसमें डिवीजन कर रखा है, वो इन्होंने इसके अकॉर्डिंग निकाल रखा है। और टोटल देखा जाए तो जो थाना पुलिस होती है उसके 1600 पद हैं। और जो वैसी पुलिस होती है पीएससी वाली, उसके टोटल 400 पद निकाले गए हैं। तो जो टोटल पद हो जाते हैं वो 2000 पद होते हैं। और 2000 पद एक अच्छी संख्या मानी जाती है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज बता दूं कि इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो 12th होनी चाहिए वो उत्तराखंड के बोर्ड से, उत्तराखंड से, या फिर आप उत्तराखंड से अगर सीबीएसई बोर्ड से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने इस चीज को इसीलिए रखा क्योंकि ये डायरेक्ट तो मना कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो, उसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, उसमें अलग अलग रूल्स नहीं चलते। तो ये डायरेक्ट तो मना नहीं कर सकते, या डायरेक्ट कंपटीशन कम तो नहीं कर सकते कि बाहर के स्टेट के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप बाहर के स्टेट के हैं और आपकी 12th उत्तराखंड से है, लाइकवाइज आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी पोस्टिंग अगर उत्तराखंड में है और आपकी 12th वहां से है, तो आप इस पोस्ट के लिए आराम से एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इस पोस्ट में, इस वैकेंसी में इन्होंने नंबर ऑफ जो कंपटीशन है उसे कम करने के लिए इस शर्त को रखा है। तो इसमें इन्होंने अनिवार्य अर्हता की बात में इस चीज को रखा है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट यानी कि 12th परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। यही अधिमानी अर्हता की बात करें तो इसमें इन्होंने इस चीज के बारे में भी बता रखा है। लेकिन अगर ये अधिमानी अर्हता में इस चीज को डालते कि आपकी जो 12th है वो उत्तराखंड से होनी चाहिए, तो इसमें सब अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब इसमें सिर्फ और सिर्फ जिनकी भी 12th उत्तराखंड से है, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करूं, यानी कि एज लिमिट की बात करूं, तो जो भी कैंडिडेट 18 से 22 वर्ष तक का है, और जो आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है वो 1 जुलाई, एज पर 1 जुलाई 2024 आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है। तो जिसकी भी एज एज पर 1 जुलाई 2024 18 से 22 वर्ष के बीच की है, वो कैंडिडेट इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। फिर वेतनमान, इन्होंने सैलरी की बात करी है, तो आपको पर मंथ 21,700 यानी कि 21,700 से लेकर 69,100 तक आपका ग्रेड पे रहने वाला है। ये थी कुछ आपकी
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड सारी चीजें। और फिर आगे मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, उसमें जनरली ये होता है कि आपका रिटन टेस्ट पहले होता है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। लेकिन उत्तराखंड की जो पुलिस की भर्तियां हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, देन लास्ट में आपका मेडिकल होता है, तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है, बट स्टार्टिंग में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो फिजिकल टेस्ट के लिए इन्होंने जो शर्तें रखी हैं, इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, वो ये रखा है कि जो भी पर्सन, पुरुष की वैकेंसी है, इसमें औरतों के बारे में बात नहीं करी गई है, महिलाओं के बारे में बात नहीं करी गई है, तो जो भी पर्सन अनरिजर्व कैटेगरी या और ओबीसी से, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से होगा, उनके लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो पर्सन पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि जो उत्तराखंड है उसमें दो एरियाज होते हैं, एक हिल एरिया होता है, एक प्लेन एरिया होता है। तो जो भी पर्सन हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनकी हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर इन्होंने इसमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी वालों की हाइट की बात करी है, तो उनकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर इसमें इन्होंने सीने का माप दे रखा है, यानी कि आपकी चेस्ट, जो आपका चेस्ट का जो एरिया है उसका कितना साइज होना चाहिए, उसके कितने इंचेस होने चाहिए। तो जो भी पर्सन अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी 78.8 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए। और फिर बाद में जब वो अपनी चेस्ट को फुला लेते हैं तो 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो भी पर्सन हिल एरिया से और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, उनका चेस्ट एरिया 76.3 सेंटीमीटर्स और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए। तो इन्होंने इसमें ये भी लिख रखा है कि सीने में कम से कम, यानी कि आपके चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना आवश्यक है। तो ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा एज योर फिजिकल और फॉर योर फिजिकल। फिर इसमें इन्होंने पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण की, कौन से एरिया पर्वतीय क्षेत्र में आने वाले हैं। तो जब आप वैकेंसी को फर्दर गो थ्रू करेंगे डिटेल में, तो आप इसकी जानकारी अच्छे से ले सकते हैं। फिर इसमें इन्होंने आगे बताया कि आपका जो फिजिकल होगा उसमें आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। तो सबसे पहले आपसे क्रिकेट बॉल थ्रो करवाई जाएगी, और जो टोटल इसमें नंबर रहेंगे वो ये 20 मार्क्स का होगा। और अगर आपने 50 मीटर की बॉल थ्रो करी तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, 55 मीटर की करी तो 12 मिलेंगे, और अगर आप 70 मीटर की बॉल थ्रो कर गए तो आपको पूरे 20 अंक दे दिए जाएंगे। फिर लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप, वो भी 20 नंबर की होगी। और अगर आप 13 फीट की लॉन्ग जंप करते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे, 14 की करते हैं 12 मिलेंगे, 15 की करते हैं तो 14 मिलेंगे, और 18 की कर जाते हैं तो डायरेक्ट आपको पूरे नंबर 20 नंबर दिए जाएंगे। फिर चिनिंग यानी कि जो आपको ऊपर एक आपको ऊपर पकड़ के वो पोल टाइप का आपको जो पुशअप्स करने होते हैं लटक के, उसमें वो भी आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। और अगर आप 5 बार करते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे, 8 बार करते हैं 14 मिलेंगे, 9 बार करते हैं 16 मिलेंगे, और 10 बार करते हैं तो आपको पूरे 20 अंक दिए जाएंगे। फिर जो चौथी चीज जो आपसे करवाई जाएगी वो बैठक करवाई जाएगी, कि अप डाउन्स करवाए जाएंगे। अगर आप 50 मारते हैं 2 मिनट में तो आपको 4 अंक मिलेंगे, 80 मारते हैं 8 मिलेंगे, और 100 मार देते हैं 2 मिनट में तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और जो 10 अंक होगा वो आपके दंड बैठक का होगा। और अगर आप 4 मिनट में 75 दंड बैठक मार देते हैं तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। तो जो चौथा नंबर वाली जो एक्सरसाइज है उसमें दो चीजें आपको कंडक्ट कराई जाएंगी, एक अप डाउन और एक दंड बैठक। तो ये 10-10 नंबर की अलग अलग डिवाइडेड है, तो इस तरीके से ये 20 नंबर बनते हैं। फिर आगे पांचवी चीज आपसे दौड़ व चाल करवाई जाएगी। तो अगर आप 20 मिनट में दौड़ मारते हैं, मतलब 3 किलोमीटर की दौड़ 20 मिनट में मारते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। 18 मिनट में करते हैं 12, 14 मिनट में करते हैं 16, और 10 मिनट में अगर आप 3 किलोमीटर दौड़ जाते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। तो ये थी कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी और फिजिकल से रिलेटेड कि आपको कैसे फिजिकल में परफॉर्म करना है, आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। फिर आपका आगे रिटर्न टेस्ट होगा, यानी कि लिखित परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी। और जो लिखित परीक्षा होगी वो आपकी 100 अंकों की होगी, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। और ये जो परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, ऑफलाइन मोड में होगी, और ओएमआर शीट पर, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ये ओएमआर शीट बेस्ड परीक्षा होगी।
फिर इसमें इन्होंने ये बोला है कि आपकी चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें कंडक्ट कराई जाएगी। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड। बाकी इसमें जो भी है आप फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने ये भी लिखा है कि जो भी कैंडिडेट ओबीसी और जनरल से बिलोंग करते हैं उनका उनके पास 40 मतलब उनको इस परीक्षा में 45% मार्क्स लाना जरूरी है, ये देखिए लिखा हुआ है। और जो भी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनको 35% मार्क्स तो मिनिमम लाने ही हैं, बाकी आप मैक्सिमम कितने भी ले आओ तो वो आपके कट ऑफ पर डिपेंड करेगा। फिर इसमें आगे इन्होंने सिलेबस की बात करी है कि रिटर्न आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जो आपका सिलेबस होगा वो इन्होंने एंड में दे रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। तो जो आपका सिलेबस होगा वो आपका इसमें इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहला जो होगा वो 20 नंबर का होगा, जो दूसरा है वो 40 नंबर का है, और जो तीसरा है वो भी 40 नंबर का है। तो 20 नंबर वाली कैटेगरी में इन्होंने सामान्य हिंदी को डाला है, भाषा एवं साहित्य। तो इन्होंने भाषा में सबसे पहले इन्होंने ग्रामर डाल दी है, आपकी पूरी ग्रामर आएगी, यानी कि जो आपका फर्स्ट स्टेज का पेपर होगा उसमें हिंदी ग्रामर आएगी। और हिंदी ग्रामर में आपके वही हिंदी वर्तनी, वचन, पुरुष, काल, कारक, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, मुहावरे, लोकोक्ति, आप जब सिलेबस को डिटेल में गो थ्रू करेंगे तब आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आपका हिंदी साहित्य में भी इन्होंने मुक्तिबोध और इन्होंने कुछ लिटरेचर जो पोइट्स हैं और कुछ इन्होंने जो भी अच्छे अच्छे राइटर्स हैं उनके नाम डाले हैं, जैसे कि गद्य और पद्य यानी कि प्रोज और लिटरेचर में इन्होंने अलग अलग राइटर्स डाले हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये इनका जो पहला पेपर, पहले स्टेज का पेपर रहेगा वो 20 नंबर का होगा और उसमें हिंदी ग्रामर आएगी और हिंदी लिटरेचर से सवाल पूछे जाएंगे। फिर भाग 2 जो स्टेज 2 है, उसमें भाग 2 का यानी कि स्टेज 2 का ए अगर मैं बात करूं तो आपका भाग 2 यानी कि स्टेज 2 आपकी 40 मार्क्स की होगी। और उसका जो ए है, ए कैटेगरी में आपकी रीजनिंग होगी, अशाब्दिक मानसिक योग्यता यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग, और शाब्दिक मानसिक योग्यता यानी कि वर्बल रीजनिंग। तो जब आप वही पीडीएफ को और या फिर सिलेबस को डिटेल में देखेंगे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर इन्होंने जो 2 है यानी कि जो भाग 2 है यानी कि पार्ट 2 है, उसी के ए में जो सब पार्ट है वो दूसरा कंप्यूटर का दे रखा है, तो इसमें कंप्यूटर का सिलेबस इन्होंने डिफाइन कर रखा है। तो जो ए पार्ट है उसमें कंप्यूटर और रीजनिंग है। फिर इन्होंने बी पार्ट में इतिहास के बारे में आपसे पूछेंगे कि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास यानी कि एंशियंट इंडिया, मध्यकालीन भारतीय इतिहास मेडिवल इंडिया, यूरोपीय भारत यानी कि आधुनिक काल मॉडर्न इंडिया के बारे में, और भारत में राष्ट्रवाद, ब्रिटिश शासन, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम, विश्व का इतिहास, इन सब के बारे में आपसे हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे बी पार्ट में। फिर आपका जो पेपर 2 है उसका जो सी पार्ट होगा वो ज्योग्राफी का होगा, भारत का भूगोल आपको पढ़ना है, विश्व का भूगोल पढ़ना है, वो आप डिटेल में देख लीजिएगा। फिर आपका जो डी पार्ट होगा उसमें राजनीति विज्ञान होगा, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन होंगे और असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत का विभाजन, डिवाइड एंड रूल और मतलब पार्टीशन, गांधीवाद, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है पॉलिटी में। फिर इसमें आपका जो ई पार्ट है भाग 2 का, वो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी है। फिर जो इसका एफ पार्ट है उसमें आपका करंट अफेयर्स, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि अंतरराष्ट्र वो आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये था कुछ इंफॉर्मेशन सिलेबस से रिलेटेड। और जो इसका एंड पार्ट रह जाता है भाग 3 यानी कि थर्ड स्टेज का, उसमें आपकी उत्तराखंड की जितनी भी जीएस है वो पूछी जाएगी। तो मैं इसको शॉर्ट में बोलूँ तो 20 मार्क्स का आपका हिंदी लिटरेचर और ग्रामर रहने वाला है, 40 मार्क्स का आपका रीजनिंग कंप्यूटर विद जीएस रहने वाला है, और जो थर्ड स्टेज होगी उसमें आपका यूके का जीएस यानी कि उत्तराखंड का जीएस पूरा पूछा जाएगा। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन सिलेबस से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल करने की डेट है वो 8 नवंबर 2024 से शुरू हो चुकी है, और इसको जो आप आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 29 नवंबर 2024 है। तो टोटल 22 दिन का आपके हाथ में समय है, और इन 22 दिन के अंदर अंतर में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। फिर इसमें इन्होंने लिखित परीक्षा की अनंतिम
तिथि यानी कि टेंटेटिव डेट दे दी है, तो वो 15 जून 2025 रहने वाली है, क्योंकि ये पहले फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, उसके बाद रिटर्न टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, तो फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराने में टाइम लगता है, इसीलिए इन्होंने 15 जून 2025 की डेट दे रखी है। और आपको इसको जो अप्लाई करना है वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर देना है, जो आपको इसमें इन्होंने ऊपर डिफाइन कर रखा है। फिर इसमें इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी की भी बात करी है, तो जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करेंगे और जो जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उनकी एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपीज़ रहेगी, यानी कि 300 रुपये रहेगी। और जो SC ST से बिलोंग करते हैं, उनकी जो एप्लीकेशन SC ST EWS से बिलोंग करते हैं, उनकी एप्लीकेशन फ़ी 150 रुपीज़ यानी कि 150 रुपये रहने वाली है। और जो अनाथ हैं, ऑर्फन है, उनकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगी। तो ये थी, आप ये देख सकते हैं कि इनका ये जो लिंक है वेबसाइट का, आप यहाँ पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इस लिंक को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर देंगे। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस PDF से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड। और अगर आप इसी तरह की और सरकारी नौकरियों को डेली बेसिस पर जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। और अगर आप इस PDF को हमसे लेना चाहते हैं, या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।